था एक युक्ति सूझी। सेवक जी थे, ड्राइवर जी थे, तो सर यदि आपका आदेश है, क्योंकि आपको बाहर की दुनिया ने देखा नहीं है, आप शोध कार्य में तल्लीन रहते हैं, बहुत कम लोगों ने आपको प्रत्यक्ष देखा है, तो आपके स्थान पर यदि आपकी पूर्ति मैं करे आऊं तो कैसा रहेगा? आइंस्टीन जी ने तुरंत स्वीकृति दे दी, ठीक है, लेकिन मैंने जो शोध किया है उस शोध की पूरी जानकारी विस्तार से देना। ठीक है, ड्राइवर जी निकले, कार्यक्रम में पहुंचे, लोगों के लिए तो आइंस्टीन जी थे। उसने अपना जो शोध था, क्योंकि धीरे 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 आदमी जब संपर्क में आता है तो वो जिसके संपर्क में आते हैं सारे गुण धीरे धीरे अपने अंदर समाहित कर लेता है। सिर्फ उसकी एकाग्रता होनी चाहिए, उसकी निष्ठा होनी चाहिए, उसका समर्पण होना चाहिए। आइंस्टीन की जगह वो ड्राइवर पहुंचा और उनके शोध के विषय में बड़े विस्तार से व्याख्यान दिया। ऐसा आज मैं उस आइंस्टीन जी का एक ड्राइवर के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। ये मेरी परीक्षा भी है, थोड़ा धैर्य से सुनना। मेरी बात को मैं प्रारंभ करूँ उससे पहले हमारी जो ये मंडावरी क्षेत्र में, मंडावरी नगर में आप सबके द्वारा इस नववर्ष प्रतिपदा पर नववर्ष के स्वागत के लिए, उसके सम्मान के लिए, उसके सत्कार के लिए आपके द्वारा जो भव्य आयोजन किया गया है, उसमें अपने 8-10 ऐसे मंडल है। इस मंडावरी नगर में ब्रह्मणी माता भक्त परिवार की ओर से इसमें सहयोग किया गया। लक्ष्मीनाथ भक्त मंडल, हनुमान भक्त मंडल, श्याम सेवक परिवार, श्री लक्ष्मीनाथ बाल गोपाल मंडल, श्री गोवर्धन भक्त सेवा समिति, श्री अंबेडकर मंडल, श्री सीताराम जी मंडल, श्री गोरक्षक मंडल एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन सबने मिलकर एक भव्य योजना बनाई और भव्य स्वरूप इस कार्यक्रम को प्रदान किया है। आप सबकी सहभागिता ही ऐसे कार्यक्रम संपन्न हो पाते हैं। बैठकर ठीक से योजना बनी। मुझे ध्यान है जब पहली बैठक हुई इस कार्यक्रम की, 10-12 लोग दिखाई दिए थे, उनके अंदर इतना जोश, इतना जुनून था, तुरंत उसको स्वीकार किया और हम करेंगे इस काम को। ऐसे राम भक्त हनुमान की तरह आप सब लगे। तीसरे दिन वो बैठक हुई, क्या योजना बनी, कहां तक अपनी तैयारी हुई, उस तैयारी में भी लास्ट समय में मुझे पहुंचने का यहाँ अवसर मिला। जब वो संख्या 45-50 के करीब थी, संख्या को देख के मुझे दृढ़ विश्वास हुआ कि ये कार्यक्रम जो है भव्य होने वाला है, क्योंकि पूरा नगर जो है इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहा है। और जो बैठक में बैठने वाले जो युवा थे, उनके चेहरे को जब पढ़ा, उनके चेहरे पर जो जोश दिखाई दिया, जो जुनून दिखाई दिया, जो उनके अंदर विश्वास दिखाई दिया, अकल्पनीय था, अद्भुत था। और वैसे बैठे बैठे ये योजना बनी, इसका साकार रूप आप सबने आज देख लिया। हम चाहें तो कोई ऐसा काम नहीं है जिसको हम सफल नहीं कर सकें। उसके लिए सिर्फ अपने अंदर विश्वास, दृढ़ संकल्प और कार्य करने की इच्छा शक्ति, ये चीजें हम अंदर लेकर चलते हैं। उसको थोड़ी सी हवा देने की आवश्यकता है, थोड़ी सी ऊर्जा देने की आवश्यकता है। वो ऊर्जा आप सब लोगों ने दी और ये भव्य कार्यक्रम आज अपना संपन्न होने जा रहा है। इसमें बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता लगे, बहुत सारे स्वयंसेवक ऐसे लगे, उनकी शक्ति लगी, उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित किया इस कार्यक्रम के लिए। ऐसे ही आप आगे करते रहें, ऐसे भव्य कार्यक्रम आयोजित अपने इस नगर में होते रहेंगे। मेरी बात को मैं आगे प्रारंभ करूं। आज जिस लक्ष्य को लेकर हम बैठे हैं, हमने पूरे नगर में प्रचार प्रसार किया है। पिछले 5-7 दिन से हम लग रहे हैं। नववर्ष प्रतिपदा, नया संवत्सर प्रारंभ होने जा रहा है आज से। सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, व्यक्तिगत हम सबने किसी न किसी प्रकार की बधाइयां प्रेषित की है। और उन बधाइयों में जिन कारणों से ये नववर्ष प्रतिपदा उत्सव मनाया जाता है, उसमें सबसे पहला और प्रमुख कारण जो आपके ध्यान में आता है, आज के दिन सूर्य की प्रभात की पहली किरणों के साथ ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। निःशब्द था यह संसार। वो तिथि
चैत्र शुक्ल एकमी थी। ऐसे और भी जो पवित्र कार्य हुए हैं आज ही के दिन, उनमें हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम, उनका राज तिलक संयोग से इसी तिथि को हुआ है। और श्री राम संवत की भी उस समय कल्पना की गई थी। उसके बाद चले हैं युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर, जो अपने धर्म के पथ पर चलते हुए एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। उनका राज तिलक भी इसी दिन प्रारंभ हुआ था और उस दिन से युगांत प्रारंभ हुआ, जिसको हम 5124 वर्ष पूर्ण हो चुके, तो 5125वें वर्ष में वो युगांत प्रारंभ होने जा रहा है। इस दिन अपनी जो दैवीय शक्ति है उसकी भी उपासना इसी दिन करते हैं और अखंड 9 दिन चलती है। और हम रामनवमी के दिन इसको पूर्ण आहुति करते हैं। नवरात्रा के रूप में इसको हम बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इसका आयोजन हम करते हैं। आगे जब इतिहास काल को पढ़ते हैं, देखते हैं कुछ कालखंड में ऐसे महापुरुष भी हुए हैं जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ है। जैसे झूलेलाल जी, उनका जन्मदिन भी आज ही है। सिखों के द्वितीय गुरु अंगदेव जी, उनका जन्मदिन भी आज ही है। और आगे यदि देखें तो गंधर्व से उज्जैनी के एक राजा हुआ करते थे, उनके सुपुत्र विक्रमादित्य, उनका जो राज तिलक है, उन्होंने जो साम्राज्य की स्थापना की वो आज ही के दिन थी। गंधर्व सैन्य ने वो संघर्ष किया है जब शकों ने इसे आक्रमण किया, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को समूल नष्ट कर दिया। उस समय अकेले संघर्ष कर रहे थे गंधर्व से। जब चारों तरफ से गिर गए, अपनी सेना को पीछे सिमटते हुए देखा तो मरणासन स्थिति में थे, कुछ घायल थे, खुद स्वयं भी घायल थे। प्राण बचाने के लिए डर के मारे नहीं, ये सोचकर कि अभी मैं बचूंगा तो पुनः संघर्ष करने के लिए मैं खड़ा होऊंगा। उस समय विक्रमादित्य की उम्र मात्र 10 साल थी। ईस्वी पूर्व 64 की बात है। उसके ठीक 7 साल बाद विक्रमादित्य जब 17 वर्ष के हुए, ईस्वी पूर्व 57 में, विक्रमादित्य ने अपने जैसे युवा, निर्भीक, निडर, जोशीले, जुनून वाले, आत्मविश्वासी, दृढ़ संकल्प वाले ऐसे युवाओं का चयन किया और एक अपनी सेना बनाई। 17 साल मात्र की उम्र में शकों के ऊपर इस प्रकार टूटे, एक एक करके छिन्न भिन्न हो गए। क्षेत्र को छोड़ दिया, क्षेत्र को स्वतंत्र किया और विक्रमादित्य ने पुनः धर्म राज्य की स्थापना की, हिंदू संस्कृति की स्थापना की। वो दिन आज ही का दिन था। ऐसे ही महापुरुष, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 150-200 वर्ष पहले जिनका जन्म होता है और उस महापुरुष का जो दृढ़ संकल्प था, वो दृढ़ संकल्प पूरा होता हुआ हम देख रहे हैं। जिनको हमें अभी आद्य सरसंघ चालक प्रणाम किया है, परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार, उन महापुरुष का जन्म भी संयोग से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही हुआ है। और उनका जो बाल्यकाल था, कहते हैं ऊंट के पग पालने दिख जाते कि कैसा सपूत होगा ये। तो जब उनका जन्म हुआ तो चारों तरफ पूरे नगर में बधाइयां प्रेषित होने लगी। चारों नगर में खुशियों का माहौल, सब तरफ खुशियां ही खुशियां, बधाइयां ही बधाइयां। और जो तत्कालीन परिस्थिति थी, वो परिस्थिति कुछ अलग थी, आज की परिस्थिति नहीं थी। उस समय अपनी संस्कृति की बात करना ही बहुत बड़ा अपराध होता था। ऐसी परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ। अपना संपूर्ण भारतवर्ष आत्माई शक्तियों के पराधीन था। उस समय उस बालक का जन्म होता है, वो बालक देखता है, बड़ा होता है, धीरे धीरे विद्यालय में उसकी पढ़ाई होती है। छोटा सा बालक
अंग्रेजी सत्ता का विरोध करता है, उनको चैलेंज करने की हिम्मत करता है। एक अंग्रेज अधिकारी उस समय वंदे मातरम बोलना मतलब अपने प्राणों की आहुति देना, इतना जघन्य अपराध था। वंदे मातरम जब स्कूल में निरीक्षण अधिकारी पहुंचा, तो कहानी लंबी है, मैं थोड़ा संक्षिप्त करूंगा इसको। तो उन्होंने वंदे मातरम घोष के साथ योजना बनाई सभी कक्षाओं में सभी बच्चों के साथ, और उस अंग्रेज अधिकारी अफसर का वंदे मातरम से स्वागत किया गया। वहां तो वंदे मातरम का से स्वागत होता है तो अंग्रेज अफसर का माथा ठनकता है। ये कैसे संभव हो सकता है? इसके पीछे कौन सा षड्यंत्र है? खूब इंक्वायरी की, खूब जांच बिठाई, उसका भेद नहीं खुला। ऐसी योजना, ऐसे योजक बाल्यकाल में थे। महारानी विक्टोरिया का 60वां जन्मदिन था और उस पर पूरे भारतवर्ष में मिठाइयां बट रही थी, खुशियां मनाई जा रही थी। उसी स्कूल में भी मिठाई बांटी गई। उसी में डॉक्टर हेडगेवार जी, जो सामने चित्र है, उसी में अध्ययन करते थे। सबने मिठाइयां ली, मिठाइयां खाई, डॉक्टर जी को भी मिठाई दी, लेकिन वो मिठाई नहीं खाकर उनका जो गुस्सा था वो मिठाई के ऊपर निकला और मिठाई को पूरे पात्र में फेंक दिया। पूछा, भाई ऐसा क्यों किया? जो मेरे देश पर शासन करेगा, जो बाहर का है, हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहा है, हमें प्रताड़ित कर रहा है, हमारा शोषण कर रहा है, का राजा है, उस राजा की मिठाई मैं नहीं खा सकता, मेरे लिए वो बहुत बड़ा पाप है। ऐसा दृढ़ संकल्प बाल्यावस्था में था। धीरे धीरे बड़े होते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई की, कलकत्ता पहुंचे। कलकत्ता वो जानबूझकर गए पढ़ाई करने के लिए, ताकि वहां जो क्रांतिकारियों की गतिविधियां थी उनमें उनका सहयोग रहे, उनके साथ देश को आजाद कराने में वो सहयोग कर सके। ये दृढ़ संकल्प लेकर कलकत्ता गए, वहां जाकर क्रांतिकारियों का सहयोग किया, गुप्त रूप से सहयोग किया। उनका कोड था ओके। ऐसी परिस्थिति में पढ़ाई की जहां 2 टाइम का भोजन नहीं था, जमीन पर बिस्तर था। डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके जब वो वापस आते हैं तब काफी समझदार हो गए। देशभक्ति की भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना इतनी प्रबल थी कि कल्पना करना असंभव सा है। नागपुर आते हैं तो अपने जैसे युवाओं को एक तरीके से राष्ट्रभक्ति के उस नहर में, उस गंगा में बहाने का वो प्रयास करते हैं। धीरे धीरे बड़े आंदोलन भी करते हैं, वो जेल भी जाते हैं। अंतिम बार जब जेल गए 1922 में, सिर्फ इसलिए कि उनका जो भाषण था वो इतना था, राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत जो भाषण था, उस भाषण के कारण उनको जेल में डाला था। जेल में उनके जैसे बहुत सारे क्रांतिकारी, बहुत सारे युवा थे, जेल में भी उनका सतत प्रयास रहा। 1922 में जब अंतिम बार जेल से छूटे, तब उनके दिमाग में, उनके मानस पटल पर इस भारत का जो अखंड भारत का चित्र है वो गूंजने लगा। कैसे ये पुनः अखंड भारत बने, इस स्वतंत्रता के दौर से हम कैसे निकलें, ये योजनाएं, ये कल्पनाएं उनके मानस पटल पर 24 घंटे गूंजने लगी। वो चित्र यदि हम अपने मानस पटल पर लेकर देखें, एक बार उनकी डॉक्टर साहब की जगह हम लोग खड़ा करके देखें कि हमारे भारत में जो बड़ी समस्याएं हैं, जो कुरीतियां है, जिनका शासन है, उनको कैसे यहाँ से दूर किया जाए। और कल्पना कीजिए, सोचने में बहुत जोर आएगा। उस समय उन्होंने जो निचोड़ निकाला सोचकर कि जब तक इस भारतवर्ष में ऐसे युवकों की खोज तैयार नहीं होगी जो राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत हो, जो संस्कृति के वाहक बने, चरित्रवान बने, सज्जन शक्ति बने, ऊर्जावान बने, ऐसी खोज जब तक तैयार नहीं होगी, जब तक हमारा भारत स्थायी रूप से स्वतंत्र नहीं होगा। तो उनके दिमाग में ये कल्पना आई। 1925 को डॉक्टर साहब ने नागपुर में विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कर डाली, और उसी का परिणाम है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 गुणात्मक वृद्धि करते हुए आज मंडावली क्षेत्र में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आप सभी के साथ काम करने वाला है, सभी को साथ लेकर चलने वाला है। ऐसे संगठन की शुरुआत डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1925 में की, और उसका परिणाम हम देख रहे हैं 2025, ठीक 2 साल बाद शताब्दी वर्ष जब हम मनाएंगे,
तो हमारे समाज में बहुत सारी भी कमियां हैं, उनको दूर करने का आह्वान किया जा रहा है। हमारा समाज समरस हो, ऊंच नीच का भेद नहीं हो, सब एक साथ एक दिशा में एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़े, ऐसा दृढ़ संकल्प हमको शताब्दी वर्ष आ रहा है, उस तक पूरा करना ही है। डॉक्टर साहब का जो ध्येय था, जो संकल्प था, जिस प्रकार के वो युवाओं को चाहते थे, उस प्रकार के युवाओं में 5 बातें उनकी प्रमुख है, वो आपके सबके दिलचस्पों में मैं रखना चाहूंगा। उन 5 बातों को अमल करने का प्रयास करें। सबसे पहली बात कि उनका व्यक्तित्व, अपना व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। हम सब अच्छे व्यक्तित्व की कल्पना करते हैं, मेरा व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए, मेरा व्यक्तित्व वैसा होना चाहिए, उसको हम अपने अंदर उतारने का प्रयास करेंगे। व्यक्तित्व जब आपका निखर जाएगा तो निश्चित रूप से उसके साथ आपका कृतित्व भी तैयार होता है। जब कृतित्व, आपका कृतित्व मतलब अपने कार्य, कृतित्व और व्यक्तित्व जब ठीक होगा तो आपका जो चरित्र है वो अद्भुत रूप में दिखाई देगा। व्यक्तित्व आपका ठीक है, कृतित्व आपका ठीक है, चरित्र आपका ठीक है, तो उस समय आपके अंदर और बड़ा एक जागृत होगा। वो भाव है समर्पण का भाव, चाहे तन समर्पित, चाहे मन समर्पित, चाहे धन समर्पित। पीछे पंक्ति लिखी हुई है, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दे। ऐसा भाव अपने अंदर तब जागृत होगा। जब ये भाव हमारे अंदर जागृत हो गया तो समझ लीजिए कि हम पूरी तरह से समझदार हो गए, एक समाज को दिशा देने वाले हो गए, एक साथ चलने वाले हो गए, एक लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले हो गए। ऐसा ध्येय, ऐसा दृढ़ संकल्प हमारा जिस दिन हो जाएगा, उस दिन हम शताब्दी वर्ष बड़े हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं। और ये जो समाज है चारों तरफ, ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ, लेकिन ये 5 चीजें हमारे अंदर आनी चाहिए। जब हम समाज में जाएंगे, बहुत सारे लोग आपसे बहुत सारे प्रश्न करेंगे, उन प्रश्नों का जवाब आप जब ही दे सकते हैं जो ये 5 गुण आपके अंदर विद्यमान है। आपके पास उठने बैठने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। सबसे पहले वो लोग मिलेंगे जो संघ का विरोध करने वाले हैं। उसके बाद आपके पास दूरस्थ लोग, जिनको दूरस्थ बोलते हैं, दूरस्थ मतलब जो दूर बैठे हैं, जिनको देश समाज राष्ट्र की चिंता नहीं है, ऐसे लोग भी आपको मार्ग में मिलेंगे। ठीक उसके उल्टा ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपके निकटस्थ है, जो आपके बगल में बैठते हैं, उन लोगों को भी अपना बनाना है। तीसरे प्रकार के लोग वो मिलेंगे आपको जो तटस्थ है, मैं और मेरा परिवार और सब बेकार, ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। उनको भी अपने को साथ में लेकर चलना है। ये चुनौतियां हैं हमारे सामने। एक वो लोग मिलेंगे आत्मस्थ, अपने साथ आत्मिक संबंध है, लेकिन जब बात आती है चलिए इस कार्यक्रम में चलना है, मन को वो क्या कहेगा, समय कम है, स्वास्थ्य खराब है, मुझे वहां जाना है। जो आपके आत्मस्थ लोग हैं उनको भी साथ में लेकर चलना है। ऐसे प्रकार का भाव अपने अंदर कब आएगा, जब हम अपना स्वाध्याय, अपनी संस्कृति, अपना धर्म, इनका हम अध्ययन करेंगे। पूर्वोक्त जो 5 गुण जब हमारे अंदर आएंगे, तब इन 5-6 प्रकार के लोगों को हम अपने साथ खड़ा करेंगे। ये चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। अभी आपसे जो समाज अपेक्षा कर रहा है, वो अपेक्षा है सामाजिक समरस वातावरण। आपसे अपेक्षा है समाज को। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ मंडावली का एक दृष्टांत सामने आया है। एक ऐसे परिवार में विवाद था जहाँ हम जाने से कतराते हैं, लेकिन यहाँ मंडावली की जो टीम है, जो वर्किंग टीम है, जो काम करने वाली टीम है, वो टीम उस विवाह में जाती है। बड़े गौरव का विषय है ये, गर्वानुभूति होती है जब ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे आप जैसे बंधु ऐसे परिवार में जाकर उनका सहयोग करते हैं, उनके व्यवस्थाओं में हाथ बढ़ाते हैं। ये गौरव की बात है। संयोग से जिस परिवार में विवाद था वो परिवार मुझसे मिल गया। वैसे ही बातचीत चल रही थी तो उसने भी इस बात का जिक्र किया
भाई साहब 8-10 कार्यकर्ता आए थे और उस परिवार के जो रिश्तेदार थे, संबंधी थे, उन्होंने इतना श्रेष्ठ कार्य बताया। हम आपके साथ हैं, आप हमको काम बताइए। ऐसे परिवार अपना इंतजार कर रहे हैं, केवल वहां तक पहुंचने की देरी है। एक श्रेष्ठ उदाहरण हो सकता है। समाज हमसे उम्मीद कर रहा है इस चीज की कि ये जो वर्किंग टीम है, जो कार्यकर्ता है, वो जो भव्य आयोजनों का बीड़ा उठा लेते हैं, उनसे समाज उम्मीद करता है कि कुछ सुधार होने वाला है। लेकिन उनको हम उस जगह खड़े उतर पाते हैं क्या? बहुत सारे अपने आयाम हो सकते हैं संगठन के। सामाजिक समरसता का आयाम सबसे श्रेष्ठ आयाम है जो आपके सामने ये उदाहरण है। ऐसे ही उदाहरण पर परिवार प्रबोधन के कर रहे हैं क्या? अपने परिवार को लेकर कीजिए, अपने परिवार में अपने बच्चों का प्रबोधन कीजिए, अपनी माता बहनों का प्रबोधन कीजिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने अध्ययन के लिए। जब उनका प्रबोधन हो जाएगा तो हम निश्चित रूप से दूसरे परिवार का प्रबोधन कर सकते हैं। बहुत सारी विसंगतियां आ जा रही है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कई चैनल इस तरीके के हैं जो बच्चों के साथ हम देख नहीं पाते, वो हमारे परिवार में देखे जाते हैं। परिवार में हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार खान पान है क्या? सुबह जल्दी जागरण है क्या? पूजा पाठ है क्या? भोजन की पद्धति ठीक है क्या? सही हमारा समय पर होता है क्या? हमारे परिवार का आचरण सही है क्या? ये परिवार प्रबोधन के विषय कौन करेगा? हम सब आप और हम करने वाले हैं। हमारे परिवार से प्रारंभ करें। पर्यावरण का आप सब लोग के लिए पर्यावरण की एक चुनौती बनी हुई है। प्लास्टिक मुक्त भारत, प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम, वृक्षारोपण का कार्यक्रम, ये सब हम लेते हैं। इनका भी एक लक्ष्य होना चाहिए। भैया बैठिए थोड़ी देर हो।